हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमरकंटक से डिंडोरी। और इस पाठ का क्या उद्देश्य है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। प्रस्तुत पाठ में आप अमरकंटक से डिंडोरी तक की अपनी यात्रा का वर्णन किया है लेखक ने। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पाठ। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड, ये वे स्थान है जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर उसकी गोद में आती है। पहाड़ के गर्भ में छिपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ ध्वल, उज्ज्वल और स्वच्छ होती है। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड, ये कौन सी जगह है? जहाँ पर नदियाँ निकलती है। कहाँ से? पहाड़ों की कोख से, पहाड़ों की गोद से नदियाँ निकलती हैं और फिर पहाड़ के गर्भ में छिपा हुआ पानी जो है यहाँ पर अवतरित होता है, यानी कि बहता है। और यहाँ का जो पानी होता है वो बहुत ही साफ होता है, विदाउट कोई प्रदूषण उसमें नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होती, बहुत ही स्वच्छ और उज्जवल जल होता है नदियों का। यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चलते थे, आज से संगम की ओर चलेंगे। अब तक हम कहाँ चलते थे? उद्गम की तरफ, जहाँ से नदियाँ स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं। अब हम किस तरफ चलेंगे? संगम की ओर। संगम क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा नदियाँ आपस में मिलती हैं। ठीक है, कोई 2 घंटे में हम कपिल धारा पहुंच गए। अधिकांश परिक्रमा करने वाले यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडोरी निकल जाते हैं, लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था और कपिल धारा के सामने ही गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ से कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी क्या थी? घाटी थी। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। पगडंडी क्या होती है? जिसके ऊपर आप चलकर जाते हो। तो वहां तो कोई नामो निशान नहीं था। बहुत चिरोरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार न हुआ। चिरोरी मतलब बहुत मनाने पर भी कोई उनके साथ आने को उस रास्ते से तैयार नहीं हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन है, सांप बिच्छू नदी के किनारे आ जाते हैं और उधर से जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग, इसी घाटी में से, चाहे जो हो। ऐसा जो लेखक है वो ऐसा सोचते हैं, हम यहीं से जाएंगे, कोई कितना भी डराए। रक्षा करना माँ, सीधे कपिल धारा से नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे चलकर नीचे उतरे। तो वहां जाकर वो थोड़ा आगे चलकर कहाँ उतरते हैं? नीचे की तरफ। प्रपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। झरने के पास क्या थे? बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते बने हुए थे। तो क्या कर रहे हैं झरने के पास? ये देखकर लेखक जो है वो बहुत ही चौंक गए। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ की ठंडक भाती होगी। तो लेखक सोचते हैं कि शायद मधुमक्खियाँ गर्मियों में यहाँ आ जाती होंगी, क्योंकि जब वो दिवाली के टाइम आए थे उस टाइम तो सर्दी होती है, तो यहाँ पर एक भी छत्ता नहीं था। दूध धारा से भी नीचे उतरे। चट्टानों पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता था कहां से आगे बढ़े। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चल पड़ते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे। थोड़ी विलंब मतलब देरी, क्योंकि वो बहुत ही सुनसान घाटी थी, तो थोड़ी देर के लिए वो बैठते जब थक जाते और फिर तुरंत चल पड़ते, क्योंकि वो चाहते थे जल्दी से जल्दी इस रास्ते को, इस घाटी को पार कर लें। विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती उछलती नीचे उतर रही थी। तो ऐसा लगता था नर्मदा नदी जो है वो भी देरी नहीं चाहती थी, वो भी चाहती थी हम जल्दी यहाँ से निकल जाएं। ओके, उसके बाद अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। आते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए थे। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़े। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और संकरी में से बहती हुई तनवंगी नर्मदा।
और बीच में से क्या बह रही थी? तनवंगी नर्मदा, जिसकी गति बहुत ही तेज थी। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ खत्म होने को आ गया है। हमारी खुशी का क्या कहना। तो पहले कैसे चढ़े थे वो? पहले तो पगडंडी के सहारे चढ़े थे, तो 2 घंटों में उन्होंने अमरकंटक का पहाड़ जो है वो चढ़ लिया था। लेकिन अब वो नर्मदा नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। अमरकंटक का नाम मैकाल भी है, इसीलिए नर्मदा का नाम मैकाल सुता भी है। अब अमरकंटक का किस नाम से बुलाते हैं? मैकाल, इसीलिए नर्मदा को मैकाल सुता के नाम से भी बुलाते हैं। मैकाल अपनी बिटिया को इस घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है? इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। हिफाजत मतलब सुरक्षा। ठीक है, आगे आने जाने की पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। थोड़ा सा वो आगे चलते हैं तो उन्हें पगडंडी दिखाई देती है और कुछ ग्रामीण भी दिखाई देते हैं। शाम होते होते पकरी सोडा पहुंचे। सवेरे आगे बढ़े। सामने से सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने वन में नर्मदा छिपी थी, मुश्किल से ही नजर आती थी, लेकिन यहाँ पर दूर से भी साफ साफ दिखाई देती है। नर्मदा का जन्म मानो गोरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे से बाहर यह यहाँ नीचे निकली है ना। तो ऐसा लगता है गोरैये की तरह, चिड़िया की तरह नर्मदा का जन्म हुआ है। ऊपर एक घोंसले की तरह से वो निकलती है और यहाँ पर बह लेती है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है, वहाँ एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आइए, घर पर ही ठहरिए। उसके घर पहुंचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था, तो वहाँ 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक वह उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता। यहाँ का रिवाज है, सो चमेली बेल के साथ आम का विवाह रचाया है। तो देखो यहाँ पर कितना एक अलग चीज थी, है ना। क्या हो रहा था वहाँ पर? आम का विवाह था, अखंड कीर्तन चल रहा था और आम का विवाह किसके साथ हो रहा था? चमेली बेल के साथ। ये वहाँ की परंपरा थी। पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है। हम यह सब ध्यानपूर्वक देखते रहे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। और गारकामट्टा में हम गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भावरे पड़ रही थी। सभी ने दुल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो तहलका मच गया। एक मजे की बात यह थी कि यह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 4 भावरे लड़की के घर पड़ती हैं, 3 लड़के के घर। 4 फेरे लड़की के घर होते हैं और 3 लड़के के घर होते हैं। ऐसा यहाँ का रिवाज था। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने को मिला। प्रपात मतलब नर्मदा से निकलने वाला झरना, वो देखने को मिला। और नर्मदा के 20 प्रपातों में सबसे लुहुरा कोई 1 मीटर ऊंचा, और सबसे ऊंचा जो था वो 1 मीटर ऊंचा था। पानी में पथरीले पाट को काट छाट कर खोखला बना दिया और मानो नदी में कोठियां बनी हो, इसीलिए इसका नाम है कोठी घुघरा। अब समझ आया आपको इस जगह का नाम कोठी घुघरा क्यों है? क्योंकि पानी ने पथरीले पत्थरों को काट काट कर क्या बना दिया है, जैसे नदी में कोठियां बनी हो, इसीलिए कोठी घुघरा इस नाम को कहा जाता है, इस गांव को कहा जाता है। घुघर या घुघरा यानी कि प्रपात। आगे श्रीहीन धरती से आगे बढ़ रहे थे और दिवाली के समय जब सामने तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी। उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला में चटकी हुई भूरी सूखी जमीन। यानी सर्दियों में दिवाली के टाइम पर वहाँ पर फसलें बो रखी थी, हरियाली थी, लेकिन अब वहाँ पर सूखी जमीन है। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा। इसीलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव में आ जाता वहीं ठहर जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी।
अगला पड़ाव बंजर टोला, इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा में आ मिलती है। संगम पर बने मंदिर में रहने का बढ़िया व्यवस्था की गई और यहाँ का एकांत भी मन को छू गया। तो यहाँ 4 दिन रह गए। तो यहाँ पर हम 4 दिन रहे और शादियों के दिन थे। मंदिर के सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रही थी और अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा में। और माँ नर्मदा जो सामने बहती है उसको देखकर बहुत लोग, वो जो लेखक के साथ यात्री गए थे, वो बहुत ही खुश हो रहे थे। विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। ग्रामीण, शहरी, जीव, निर्जीव, संगम, विलगांव, आकर्षण, विकर्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब देखने को मिली। शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमका के स्वर दिन भर गूंजते रहे। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते। एक कांवर में दहेज रहता। पगडंडी पर चलते एक के पीछे एक 10-15 बाराती रहते। बस हो गई बारात। तो इस तरीके से वहाँ पर शादियों में बारात जाती थी। तोताराम पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी का सामान बेचता है। रोज नर्मदा नहाने आता है। साथ में रहता है उसका तोता। पिंजरे में नहीं, उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं पाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। अकेला जीव, न घर का न घाट का, न कोई आगे न पीछे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता है। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई लेकिन शादी 1 बार भी नहीं। किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती है। 3 सगाई के बावजूद कुंवारे तोताराम की व्यथा कथा सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया है। तोते में मन लगाया है और उसकी शादी नहीं हुई तो क्या किया उसने, एक तोता पाल लिया और अपना मन उसी में लगा लिया। एक दिन गोरखपुर का बाजार कराए फिर चल दिए और गर्मी के दिन थे। खेतों में फसल नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल नहीं, जंगल तो दूर, छाया के लिए एक पेड़ भी नहीं। सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता। रास्ता भटक जाने पर कोई भय नहीं। सो बगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे ही चलते रहे। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थरकुचा तक पहुंचते पहुंचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के घाट में बहुत सी चट्टानें थी, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी में होकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले घाट में बनाया और भोजन करके उठे ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि पहले ही बादल घिरे हुए थे और जैसे ही वो भोजन करके उठते हैं तेज बारिश आ जाती है। अब वो गांव में चले जाते हैं पास के। थोड़ी देर की वर्षा में इतना कीचड़ हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसीलिए रात वहीं रह गए। पो फटते ही कुछ दूर चलने पर लिखनी गांव में एक वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा तो उसने कहा, आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो, धूप में से आ रहे हो, खाकर पानी पियोगे तो ठीक रहेगा। और माँ जैसे बच्चे को फुसलाती है, दुलारती है, बिल्कुल वही भाव उसके स्नेह को टाल नहीं सके। वह रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी। लो खा लो बेटा। कैसा तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। तृप्ति क्या होता है बच्चे? संतुष्टि का, है ना। और रोटी देते हुए उनके चेहरे पर बहुत ही संतुष्टि थी। अगला पहाड़ मझिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मड़वा। लक्ष्मण मड़वा में एक साध्वी रहती है। मैंने उनसे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता और छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो भी मीठा लगता है, इसका दुख न करना। यानी वो कहते हैं परिक्रमा किसी तरीके से भी करो, दोनों ही सही होती हैं। दोपहर को डिंडोरी पहुंचे और डिंडोरी बड़ा कस्बा है। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का कर्म अबाध गति से चलता रहता है। अबाध गति मतलब बिना रुके हुए, ठीक है। जो नर्मदा पार करते हैं उनकी भीड़ जो है बिना रुके हुए वहाँ पर चलती रहती है। सिर पर गठरी या कंधे पर कांवर लिए पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चे को बांधे स्त्रियाँ।
पहले नर्मदा मैया की जय बोलकर प्रणाम करती, फिर नदी में उतरती। फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते। जैसे ही मुख्य धारा आती सब क्या हो जाते? सावधान हो जाते, होशियार हो जाते और संदेह हुए पांव से या एक दूसरे की बाह पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते। कैसा रोमांस है इनमें! यह दृश्य मगन रखता है। 3 दिन तक यही देखते रहे, फिर आ गए। अब ऐसा दृश्य लग रहा था ये कि वहीं पर मन लग गया और 3 दिन हम वहीं रह गए। अमरकंटक से डिंडोरी तक की यह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पहाड़, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का संकरा। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्यों मानती? तो बच्चों, ये था यात्रा वृत्तांत जो लिखा है अमृतलाल बेगड़ ने। तो लेखक के बारे में कुछ जानते हैं हम। अमृतलाल बेगड़ का जन्म 3 अक्टूबर 1926 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। मूलतः संस्कृति से ताल्लुक़ रखने वाले बेगड़ ने 1948 से 1953 तक शांति निकेतन में कला का अध्ययन किया। नर्मदा नदी के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। यही वजह है कि उनकी नर्मदा वृत्तांत की 3 पुस्तकें हिंदी, गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत में प्रकाशित हुई। गुजराती और हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और महापंडित संक्रांत पुरस्कार जैसे अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखी हुई नदी नर्मदा प्रसिद्ध पुस्तक है। 2018 में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत के उपराष्ट्र नायडू द्वारा मानक उपाधि अमृतलाल को प्रदान की गई और इनका स्वास्थ्य खराब होने से 6 जुलाई 2018 को इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये था आज का यात्रा वृत्तांत। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास को स्वयं करने की कोशिश करेंगे।